हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ओएस के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ग्रुप बी सेवा में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें जो ग्रुप बी के लिए जो नियुक्ति की जाती है, ये की जाती है जनरल मैनेजर द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीनियर क्लर्क के लिए सीधी भर्ती कोटा कितने परसेंट है? तो सीनियर क्लर्क के लिए जो सीधी भर्ती कोटा है वो कितने प्रतिशत है? तो वो है 20%। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सहायक ट्रैक मशीन टीएम असिस्टेंट का चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? तो मेडिकल स्टैंडर्ड पूछ रहा है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो होता है A3। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर ट्रेड टेस्ट के परिणाम पैनल को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो इसमें जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो होता है विभाग के मनोनीत जेएजी अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नर्सिंग अधीक्षक में सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो प्रतिशत होता है वो होता है 100%। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, रेलवे कर्मचारी का ग्रहण अधिकार निम्नलिखित स्थितियों में कैडर में बरकरार रखा जाता है, गलत कथन कौन सा है? तो ऑन लीव छुट्टी पर, प्रतिनियुक्ति पर, लंबन पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा शर्त क्या है? 1 साल, 3 साल, 2 साल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी में चयन पद के लिए पदोन्नति के लिए मौजूदा रिक्ति के अलावा कितने महीने के प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन किया जाता है? 12 महीने, 24 महीने, 15 महीने, या 18 महीने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महीने। ऑप्शन नंबर सी, 15 महीने। अगला है, समान रूप में पिछले उपयुक्तता परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए उम्मीदवार को कितने महीने के भीतर नए सिरे से उपयुक्तता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा? 6 महीने, 10 महीने, 8 महीने, या 12 महीने। तो कितने महीने बाद? तो ये है 12 महीने। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सर्कुलर 31 के पैरा 8 के अनुसार चयन पद में पदोन्नति के लिए सेवा रिकॉर्ड शीर्ष के तहत आवंटित अधिकतम अंक कितने हैं? इसमें जो अधिकतम अंक होते हैं वो होते हैं 30 अंक। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ग्रुप डी लेवल 1 पद के उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है? इसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो होता है जूनियर स्केल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के उद्देश्य से 10 साल की सेवा शर्तों के लिए श्रेणियों पदों की पहचान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसमें जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो होता है जीएम। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आईजीओटी का पूर्ण रूप क्या है? आईजीओटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आईजीओटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड
गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से एक पद आरआरबी भर्ती की एनटीपीसी श्रेणियों में शामिल नहीं है। तो आरआरबी एनटीपीसी की श्रेणी में कौन सा पद शामिल नहीं होता है? तो ये होता है ईएसएम। अगला है, किसी पद को चयन या गैर चयन घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? इसके लिए जो अथॉरिटी होता है वो होता है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चयन पैनल को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? इसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो होता है पैनल को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी से अगला उच्च प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सर्विस सीट में नाम बदलने की प्रक्रिया IREM खंड 1 के अध्याय डैश में प्रदान की गई है। तो उसमें चैप्टर पूछ रहा है, तो चैप्टर है चैप्टर 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, आमतौर पर नए सिरे से उपयुक्तता परीक्षण कितने महीने के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? 12 महीने, 6 महीने, 18 महीने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 महीने। अगला है, चयन बोर्ड में स्तर 6 के पदों पर चयन के लिए किस स्तर के अधिकारी होते हैं? तो इसमें जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं जूनियर प्रशासनिक ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गैर चयन पद के लिए ग्रुप सी के भीतर पदोन्नति के लिए मौजूदा रिक्तियों के अलावा कितने महीने की प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन किया जाता है? तो ये किया जाता है 12 महीने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षक के पद पर चयन के लिए ऊपरी आयु सीमा कितने वर्ष है? इसमें अपर एज लिमिट है वो है 58 साल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में पोस्टिंग के लिए 2 कार्यकाल के बीच कूलिंग ऑफ अवधि कम से कम कितने वर्ष है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 साल। अगला है, अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में नई स्थानांतरण नीति मास्टर परिपत्र संख्या डैश के माध्यम से प्रसारित की गई है। तो मास्टर संख्या जो होती है वो है ऑप्शन नंबर डी, 24। अगला है, किस वर्ष रोजगार के घंटे और विनियमन HOER के काम के घंटे और आराम की अवधि के रूप में संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था सन 2005, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गहन रोस्टर के तहत कर्मचारियों के लिए मानक ड्यूटी घंटे एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? एक सप्ताह में जो घंटे होते हैं वो होते हैं 42 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी की सेवा को बाहर श्रेणी रखा जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? मुख्य कार्यालय अधीक्षक, मैट्रन, प्रधानाध्यापक या उन सभी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन सभी को। अगला है, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार यदि कार्यरत कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है तो स्टाफ कैंटीन प्रदान की जानी चाहिए। तो स्टाफ कैंटीन होना आवश्यक है यदि कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? तो यदि कर्मचारियों की संख्या 250 या इससे अधिक है तो एक स्टाफ कैंटीन होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रोस्टर में परिवर्तन किसके आधार पर किया जाता है? तो रोस्टर में जो परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है कार्य विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए के आधार पर। अगला है, HOER के तहत रेलवे कर्मचारियों के वर्गीकरण के खिलाफ अपील इसके प्रकाशन के डैश दिनों के भीतर की जा सकती है? 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन या 120 दिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन।
अगला है गहन के रूप में वर्गीकृत किसी भी रेलवे कर्मचारी को कितने घंटे आराम पूरा करने से पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 घंटे। अगला है एक बार में अधिकतम कितने दिनों का एलएपी स्वीकृत किया जा सकता है? 120 दिन, कोई सीमा नहीं, 180 दिन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 180 दिन। अगला क्वेश्चन है एक अराजपत्रित रेल सेवा के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसने रेलवे में सेवा के डैश वर्ष पूरा कर लिया हो? 3 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। अगला है दूसरे वर्ष के लिए बाल देखभाल अवकाश का लाभ उठाने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए वेतन का कितना प्रतिशत हकदार है? 50%, 80%, 90% या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 80%। अगला है औसत वेतन छुट्टी प्रति माह कितने दिन की दर से जमा की जाती है? तो ये की जाती है 2.5 दिन प्रति माह। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कर्मचारी चार्टर के अनुसार पितृत्व अवकाश आवेदन के निपटान की समय सीमा कितना है? 1 कार्य दिवस, 2 कार्य दिवस, 3 कार्य दिवस, 7 कार्य दिवस? का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 कार्य दिवस। अगला है एक नया रेलवे कर्मचारी जो वर्ष के मध्य में सेवा में शामिल होता है वह उस वर्ष के लिए कितने दिनों की आकस्मिक छुट्टी का हकदार होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उस वर्ष के लिए पूर्ण देय, उसे पूरी सीएल मिल जाएगी। अगला है पति का पुरुष नसबंदी ऑपरेशन के कारण महिला रेल कर्मचारी को अनुमान्य विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि कितने दिन की है? 6 दिन, 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 दिन। अगला है जब डैश छुट्टी तब दी जाती है जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं होती है। इसमें से कौन सी छुट्टी दी जाती है? तो ये छुट्टी दी जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ईओएल। अगला है सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? तो सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण की जो अधिकतम समय सीमा होती है वो होती है 300 दिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है पितृत्व अवकाश का लाभ बच्चे के जन्म की तारीख से कितने महीने के भीतर लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पूरी सेवा के दौरान कितनी बार अवकाश नकद लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है 6 बार। ऑप्शन नंबर सी। अगला है RBE 64 2019 के अनुसार रेलवे स्कूल शिक्षक के लिए स्वीकार LAP की मात्रा एक वर्ष में कितने दिन है? तो एक वर्ष में जो रेलवे स्कूल के शिक्षक को LAP दी जाती है वो दी जाती है 10 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है बाल देखभाल अवकाश की न्यूनतम अवधि कितने दिन से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 दिन। अगला है ईडब्ल्यूएस आरक्षण कब से लागू हुआ था? तो जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1/2/2019, 1 फरवरी 2019। अगला है संविधान के अनुच्छेद डैश में निर्दिष्ट किया गया है कि संघ राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति या नियुक्त करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों को लगातार ध्यान में रखा जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 335। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है? तो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कौन सी श्रेणी नहीं आती है? तो यह ईडब्ल्यूएस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांगता की किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकोमोटर विकलांगताएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आयु में छूट कितने साल की दी जाती है? तो अनुसूचित जाति के लिए जो छूट दी जाती है तो वो दी जाती है 5 साल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, IREM खंड 1 का अध्याय डैश अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैप्टर 3। अगला है, पुनः तैनात अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है पुनर्नियुक्त ग्रेड में सेवा की अवधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे में हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम सीमा क्या है? तो हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम सीमा क्या है? इसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो होती है 25 लाख, 25 लाख, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आरबीई संख्या 86/2017 के अनुसार विशेष ट्रेन नियंत्रक भत्ते का भुगतान कितने रुपए प्रति माह की दर से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपए प्रति माह। अगला है, मौजूदा घर के नवीनीकरण विस्तार के लिए देय अधिकतम गृह निर्माण अग्रिम राशि क्या है? इसकी जो अग्रिम राशि होती है वो होती है 10 लाख, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में स्टाफ नर्स को दे ड्रेस भत्ता कितने रुपए है? तो स्टाफ नर्स के लिए जो ड्रेस अलाउंस दिया जाता है वो दिया जाता है 1800 रुपए प्रति माह, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उसी शहर क्षेत्र में बसे सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए सीटीजी की दर क्या है? इसमें जो सीटीजी की रेट होती है वो होती है मूल वेतन का 80%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्या पुनर्नियुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते स्वीकार्य हैं? हाँ, नहीं, केवल मूल वेतन है, वेतन महंगाई भत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस। अगला है, दिव्यांग बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता के प्रतिपूर्ति की दर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4500 रुपए प्रति माह। अगला है, कौन से वर्ग के कर्मचारी बाहरी निरोध भत्ते के लिए पात्र हैं? रनिंग स्टाफ, एसेंटी स्टाफ, रात्रि नाइट पेट्रोलिंग स्टाफ या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रनिंग स्टाफ। अगला है, युद्ध जैसी स्थिति में पूर्व कर्मचारियों की ड्यूटी पर मृत्यु पर देय अनुग्रह राशि की सीमा कितनी है? इसमें जो राशि की सीमा है वो है ऑप्शन नंबर बी, 45 लाख। अगला है, छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए शैक्षणिक संस्थान कर्मचारियों के निवास स्थान से कम कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए? 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 किलोमीटर। अगला है, किसी कर्मचारी को बाल शिक्षा भत्ते की अधिकतम राशि कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 54,000। अगला है, रेलवे कर्मचारी की विधुरों को पास देना डैश से लागू किया गया था? कब से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 12 मार्च 1987, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विशेषाधिकार पास के समर्पण पर वैकल्पिक
AILTC सुविधा की योजना निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, रेलवे कर्मचारी के लिए वैकल्पिक AILTC प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, विशेषाधिकार जारी पास PTO स्वीकार्य हैं जब कोई कर्मचारी किस प्रकार की छुट्टी पर हो? केवल असाधारण छुट्टी, केवल अध्ययन छुट्टी, केवल विकलांगता छुट्टी या सभी प्रकार की छुट्टी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के अवकाश। अगला है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन कर्मचारियों के लिए कितने पोस्ट रिटायरमेंट पास पात्र हैं जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो? 1 सेट, 2 सेट, 4 सेट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सेट। अगला है, SAG अधिकारी कौन से पास के हकदार होते हैं? तो जो SAG अधिकारी होते हैं वो किस टाइप के पास के हकदार होते हैं? तो वो होते हैं सिल्वर पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सेवानिवृत्त पूरक पास के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा क्या है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 16 वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन, पास नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पास धारक का परिचारक होगा? पास धारक का जो परिचारक होता है वो होता है पास धारक का वैतनिक निजी नौकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार रेलवे कर्मचारी को रेलवे से बाहर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है? 4 बार, 5 बार, 6 बार या 3 बार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 बार। अगला है, रेलवे में सीनियर स्केल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मामले को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो इसके लिए जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो होता है रेलवे बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पेंशन की अधिकतम कितनी राशि परिवर्तित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। अगला है, सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता पेंशन नियमावली 1933 के नियम डैश के तहत प्रदान किया जा सकता है। तो उसमें कौन सा रूल है? तो इसके लिए जो रूल होता है वो होता है रूल 65, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के समय अर्हक सेवा के रूप में मानी जाने वाली आकस्मिक श्रम सेवा का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो इसका जो श्रम सेवा का प्रतिशत होता है वो होता है 50%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सेवा से हटाया जाने वाला कर्मचारी अनुकंपा भत्ता पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों डैश से अधिक नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 से। अगला है, जीवन प्रमाण डैश से संबंधित है। तो जीवन प्रमाण किससे संबंधित है? तो जीवन प्रमाण संबंधित है पेंशन के भुगतान से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, RELHS सुविधा के लिए सेवानिवृत्ति के दौरान कितने महीने के वेतन के बराबर समर्पण की आवश्यकता होती है? 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 महीने। अगला क्वेश्चन है, स्थायी अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त हुए रेल सेवक को डैश पेंशन दी जाती है। कितनी पेंशन दी जाती है? तो ये जो पेंशन दी जाती है ये जाती है विकलांगता पेंशन। अगला है, D&A मामले में मानक फॉर्म 3 का उपयोग किसके उद्देश्य से किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाह भत्ता के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट में कितने अनुलग्नक होते हैं? मेजर पेनाल्टी चार्जशीट में कितने अनुलग्नक होते हैं? तो होते हैं 4 अनुलग्नक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, RSD&A रूल्स किस वर्ष लागू हुए थे? तो ये लागू हुआ था 1968 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, RS आचरण नियम वर्ष कब से लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था तो ये लागू हुआ था 1966, ऑप्शन नंबर बी। अगला है,
पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना नियम आर्य आचरण नियमों का डैश के अंतर्गत आता है। तो ये आता है नियम 3 का 1। अगला है अनुशासन और अपील नियमों के नियम डैश के तहत जांच अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा रूल है? तो इसके लिए जो रूल है वो है नियम 14 का 2। अगला है किसी कर्मचारी के निलंबन की समीक्षा कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 90 दिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्टाफ बेनिफिट फंड के अध्यक्ष कौन है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीसीपीओ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी हित लाभ निधि के अंतर्गत रेलवे में खेल गतिविधियों के लिए निधि के आवंटन का हिस्सा कितने रुपए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 रुपीज। अगला है आरटीआई का उत्तर कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए? तो ये दिया जाना चाहिए 30 दिन के भीतर। अगला है आरटीआई अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम 2005 जो लागू हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन नंबर ए। अगला है वर्तमान में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है? सूचना प्राप्त करने के लिए जो शुल्क देना पड़ता है वो है 10 रुपए। अगला है सामान्य किराए पर रेलवे क्वार्टर को अध्ययन अवकाश के कारण कितने दिनों की अवधि के लिए रखे जाने की अनुमति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 180 दिन। अगला है एपीएआर के संशोधित प्रारूप के अनुसार पीएमएल 1 में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट ग्रेडिंग का उच्चतम मूल्यांकन कितने अंक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 अंक। अगला है CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CRIS का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एमएसओपी का फुल फॉर्म क्या है? एमएसओपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है संसदीय वित्तीय नियंत्रण एवं व्यय नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावशाली दस्तावेज कौन सा है? इसके लिए जो सबसे प्रभावशाली दस्तावेज होता है वो होता है एनुअल बजट। ऑप्शन नंबर बी। अगला है ड्राफ्ट पैरा के लिए जोनल रेलवे द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? 1 महीना, 8 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह, 9 सप्ताह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 सप्ताह। अगला है वित्तीय वर्ष डैश से रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। तो रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में किस वर्ष मिला दिया गया था? तो ये मिलाया गया था 17 से 18 वर्ष वित्तीय वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है HRMS लोन और एडवांस मॉड्यूल में LAA का फुल फॉर्म क्या है? इसमें जो LAA का फुल फॉर्म है वो होता है लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है रेलवे में मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो मिशन कर्मयोगी जो संबंधित है वो है प्रशिक्षण से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 7 जून 1955। ऑप्शन नंबर बी। अगला है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं 30। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ए क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो ए क्षेत्र में कौन सा राज्य वर्गीकृत नहीं है?
तो ये है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, अरुणाचल प्रदेश राजभाषा में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो अरुणाचल प्रदेश आता है वो आता है सी क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 ये पारित किया गया था 10 मई 1963, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें जो संविधान का अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 343, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा डैश के अनुसार किसी भी केंद्र सरकार के कार्यकाल में उपयोग के लिए लिखे, मुद्रित या अंकित किए गए सभी नेम प्लेट, साइन बोर्ड, लेटर हेड और लिफाफे और स्टेशनरी की अन्य वस्तुओं पर शिलालेख हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। तो इसमें से धारा कौन सी है? तो इसमें जो धारा होती है वो होती है 3 ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे बोर्ड मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए जो प्रथम पुरस्कार की राशि होती है वो होती है 20,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रज्ञा परीक्षा को उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण करने पर नगद पुरस्कार कितना रुपए है? तो प्रज्ञा परीक्षा को उत्कृष्टता के साथ जो उत्तीर्ण करते हैं उसके लिए जो नगद पुरस्कार राशि होती है वो होती है 2400 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ये था रेलवे एलडीसी के थ्रू ओएस के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।